नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, अर्थात अक्षीय कंकाल। ठीक है। तो अक्षीय कंकाल के बारे में बात करने से पहले हम जो कल कुछ पढ़ा था हमने, उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। तो बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। देखो, तो पिछला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? बोन एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बात की थी हमने वहां पर बोन के बारे में। बोन क्या है? शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक। ठीक है। तो शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक क्या है? बोन है। बोन क्या हो गया? कठोरतम ऊतक हो गया। अब बोन को बनाने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी थी? हमने वहां पर कौन सी पढ़ी थी? ये तीन प्रकार की कोशिकाएं वहां पर पढ़ी थी। पहली थी ऑस्टियोसाइट, दूसरी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, और तीसरी थी ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है। तो तीन प्रकार की कोशिकाएं अपनी वहां पर थी। तो इन तीनों का काम क्या था वहां पर? यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती हैं। ऑस्टियोसाइट जो अस्थि का निर्माण करती हैं, अस्थि को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट जो कि ऑस्टियोसाइट का निर्माण करती हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट कौन सी हैं? जो इनको एक तरह से भक्षक कोशिकाएं, ये अस्थि की भक्षक कोशिकाएं। ये क्या हैं? भक्षक कोशिकाएं जो क्या करती हैं? जो ऑस्टियोसाइट पुरानी हो जाती हैं उनको खाती हैं, नष्ट करती हैं। ठीक है। इसके बाद था दूसरा अस्थि, और दूसरी थी उपास्थि। उपास्थि कैसी संरचना होती है? अत्यधिक मजबूत। कैसी संरचना है ये? मजबूत भी है, लचीली भी है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर असंवयनीय। ये इसके विशेष कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। मजबूत है और बेंड करने पर टूटेगी नहीं, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। ठीक। और ये इसके प्रकार की बात करें तो ये हाईलाइन, इलास्टिक और फाइब्रस, तीन प्रकार की ये कार्टिलेज होती है। हमने बोन के जो आकार था उसके बारे में बात की थी कि उसकी जो एनाटॉमी क्या है। तो जो बोन थी उसकी एनाटॉमी की थोड़ी सी हम बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिकैप करेंगे। बोन के तीन पार्ट थे, एपिफाइसिस, डायफाइसिस, और दोनों के बीच में मेटाफाइसिस। ठीक है। इसके बीच में बोन मैरो थी, और इसके अंदर का जो आवरण था वो क्या था? इसकी एंडोस्टियम, और बाहर जो आवरण था वो क्या कहला रहा था? एपिओस्टियम या पेरीओस्टियम। लेकिन किनारों पर जो सिरे थे वहां पर पेरीओस्टियम क्या थी? एब्सेंट थी। तो इसलिए वहां पर क्या पाई जा रही थी? आर्टिकुलर कार्टिलेज वहां पर पाई जाती है। ठीक है। जो कि जोड़ बनाते समय जोड़ को घिसने से बचाती है, हड्डियों को घिसने से बचाती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ठीक है। इसके अलावा हमने वहां पर बोन के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। कौन कौन से? कि बड़ी बोन, छोटी बोन, ठीक है, इर्रेगुलर बोन, वाइवी अस्थियां यानी न्यूमेटिक बोन्स, विसरल अस्थियां, इनके बारे में हम काफी अच्छी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब ये जो हड्डियां हैं सभी मिलकर के क्या बनाती हैं? कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। तो उस कंकाल तंत्र में जो पहला है वो कौन सा है? हमारा अक्षीय कंकाल आता है। ठीक है। एक्जियल स्केलेटन सिस्टम। अब अक्षीय कंकाल है वो होता क्या है? किसे कहते हैं अक्षीय कंकाल? देखो, हमने वहां पर बात की थी कि जो कंकाल तंत्र था दो प्रकार का है, या ये कहें कि कंकाल तंत्र का दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय और दूसरा है उपांगीय। अक्षीय कंकाल में
यानी ऐसा कंकाल हमारे शरीर की वे हड्डियां जो कहां पर जुड़ी हुई हैं, एक अक्ष में जुड़ी हुई हैं, जैसे हेड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, अब हमारे गर्दन वाले भाग से होकर के क्या जा रही है, वर्टिब्रा कॉलम जा रही है, कशेरुक दंड जा रहा है, आगे की तरफ स्टर्नम है, स्टर्नम और कशेरुक दंड को जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्या है, पसलियां। तो ये जो चार चीजें हैं मिलकर के क्या बनाती हैं, अक्षीय कंकाल बनाती हैं, ठीक है। स्कल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, खोपड़ी। दूसरा हो गया कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। तीसरा स्टर्नम, स्टर्नम को क्या कहते हैं हिंदी में, उरोस्थी। और नंबर 4 पसलियां या रिब्स। तो ये चार चीजें हैं किसके अंतर्गत आती हैं, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा भाग अक्षीय कंकाल का नहीं है, या कौन कौन से भाग अक्षीय कंकाल से संबंध रखते हैं। तो आपको ये चारों चीजें याद रखनी है। स्कल हो गया, खोपड़ी हो गई, कशेरुकदंड हो गया, स्टर्नम हो गया और पसलियां हो गई। और उपांगीय कंकाल, उपांग किनको कहते हैं, हाथ और पैरों को। तो हाथ क्या हो गए, अग्रपाद। तो अग्रपाद की अस्थियां उपांगीय कंकाल में आएंगी, और पश्चपाद की अस्थियां भी किसके अंतर्गत आएंगी, उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां पर एक शब्द आता है, जैसे हमने यहां पर कशेरुकदंड बात की, और एक होता है मेरुरज्जु। ये थोड़ा सा आगे समझेंगे कि मेरुरज्जु क्या है। मेरुरज्जु क्या है, जो हमारा तंत्र का तंत्र है उसका एक भाग है, जबकि कशेरुकदंड क्या है, जो कशेरुकाएं हैं उनसे मिलकर के बनी हुई दंडवत संरचना होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम स्कल के बारे में, खोपड़ी के बारे में। ठीक है, इसके कौन कौन से अस्थियों से मिलकर के ये बना होता है। तो सबसे पहले बात करें, जो हमारे स्कल है, खोपड़ी है, वो दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। एक हो गई क्रेनियल बोन और दूसरी हो गई फेशियल बोन। क्रेनियल बोन किन्हें कहते हैं, फेशियल बोन किन्हें कहते हैं। क्रेनियल यानी जो क्रेनियल कैविटी का निर्माण करती हैं, उन अस्थियों को हम क्या कहते हैं, क्रेनियल बोन कहते हैं। क्रेनियल कैविटी कहां होती है, हमारे हेड में, सिर में, खोपड़ी में, जिसके अंदर ब्रेन या दिमाग, ठीक है, स्थित होता है। तो ब्रेन के लिए जो कैविटी होती है, जिसका निर्माण जिन अस्थियों के द्वारा होता है, क्रेनियल कैविटी का, वो क्या कहलाती हैं, क्रेनियल बोन कहलाती हैं। और दूसरा है अपना फेस, चेहरा। इसको बनाने वाली जो अस्थियां हैं, कौन कौन सी हैं, वो क्या कहलाती हैं, फेशियल बोन कहलाती हैं। क्रेनियल बोन कौन सी हैं, जो क्रेनियल कैविटी बनाती हैं, क्या करती हैं, क्रेनियल कैविटी के निर्माण में मदद करती हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट हो गया, इस क्रेनियल कैविटी में कौन सी चीज स्थित रहती है, ब्रेन। इस क्रेनियल कैविटी में ब्रेन यहां पर स्थित होता है। और फेशियल बोन किन्हें कहते हैं, जो चेहरे या फेस के निर्माण में मदद करती हैं। क्या कहलाती हैं, फेशियल बोन कहलाती हैं। चेहरे को बनाती हैं या फेस का निर्माण करती हैं, क्या कहलाती हैं, फेशियल बोन कहलाती हैं। तो कौन कौन सी अस्थियां हैं जो क्रेनियल कैविटी से संबंध रखती हैं, और कौन कौन सी अस्थियां हैं जो फेशियल बोन से संबंध रखती हैं। तो सबसे पहले बात करें क्रेनियल बोन के बारे में, तो क्रेनियल बोन कौन सी हो गई, फ्रंटल बोन। ठीक है, तो जो सामने जो फोरहेड की जो बोन होती है आगे की तरफ, ठीक है, यहाँ, तो ये कौन सी बोन हो गई यहाँ पर, फ्रंटल बोन। दूसरी टेम्पोरल, फिर पैराइटल, इंटरपैराइटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड, स्फिनॉइड। ये जो अस्थियां हैं किसकी हैं, क्रेनियल बोन की हैं। तो पहली फ्रंटल कितनी होती है संख्या में, दो। फिर टेम्पोरल, उसके बाद पैराइटल, फिर दोनों पैराइटल के बीच में, यानी बीच पैराइटल हो गई साइड में, फिर इंटरपैराइटल,
और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, ये सिंगल होती है। तो 3 बोन ऐसी हैं जो कैसी हैं, सिंगल, और बाकी जो 4 बोन हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और इंटरपैराइटल, ये कैसी हैं, युग्म में, जोड़े में या पेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, और किसका निर्माण करती हैं, क्रेनियल कैविटी का निर्माण करती हैं। जो ऑक्सीपिटल बोन है, ये किससे संबंध रखती है, फोरामन मैग्नम से संबंध रखती है। किससे रखती है, फोरामन मैग्नम। और जो ये फोरामन मैग्नम है, यह जो स्कल है, इसका सबसे बड़ा छिद्र या रंध्र होता है। ठीक है, उसके बाद इथमोड और स्फीनोड। स्फीनोड जो बोन है, इसके अंदर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम सैला टर्सिका। क्या कहते हैं, सैला टर्सिका। और इसमें पीयूष ग्रंथि, कौन सी, पीयूष ग्रंथि यहां पर स्थित होती है। ठीक है, और फ्रंटल बोन जो है वो सींग के निर्माण में हेल्प करती है। इसी के जो प्रवर्ध हैं वो किसका निर्माण करते हैं, सींग का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो फ्रंटल बोन है उसी के जो प्रवर्ध निकलेंगे वो आगे चल करके किसका निर्माण करेंगे, सींग का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऑक्सीपिटल, फोरामन, ऑक्सीपिटल में रंध्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं फोरामन मैग्नम, और स्फीनोड में सैला टर्सिका गर्त होता है जिसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ठीक, अब हम बात करें यहां पर ये क्रेनियल बोन संख्या में कितनी होती हैं। ठीक है, बोन तो कौन कौन सी हो गई, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, इंटरपैराइटल, ऑक्सीपिटल, इथमोड और स्फीनोड, 7 प्रकार की तो अस्थियां हो गई। लेकिन वहीं संख्या की बात करें तो संख्या में कितनी है, ये 11। कितनी हो गई संख्या में, ये 11 अस्थियां होती हैं। तो 11 अस्थियां कौन सी हैं, क्रेनियल हैं। दूसरी प्रकार की हैं फेशियल अस्थियां। तो फेशियल अस्थियां में मैग्जिला, प्री मैग्जिला, यानी जो चेहरे का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, नीचे की तरफ तो अपनी जो ये अस्थि है ये कौन सी है, मैंडिबल। तो इस मैंडिबल से ऊपर ऊपर जो अस्थियां वो कौन कौन सी पाई जा रही हैं। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक कौन कौन सी है, मैग्जिला, प्री मैग्जिला, पैलेटाइन, लैक्राइमल, मोलर, नेजल, टेरिगॉड, टर्बिनेट, वोमर। ठीक है, इसी में और 2 अस्थियां जोड़ दी जाती हैं। एक होती है हायोड, ये संख्या में कितनी होती है, 1। और जो निचले जबड़े की जो अस्थि है वो कौन सी है, मैंडिबल। ये भी फेस बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो कितनी हो गई संख्या में, टोटल कितनी हो गई, 11। लेकिन संख्या की बात करें यहां पर, जो इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी हो गई इसकी, ये कितने, यानी ये सभी युग में केवल ये जो 3 बोन हैं, कौन कौन सी, वोमर, हायोड, मैंडिबल, ये सिंगल सिंगल है। ठीक है, इनकी टोटल संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 21। और यहां पर जो टर्बिनेट बोन है इसको हम 2+2 के हिसाब से यहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ अ, जोड़े में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, 21। तो अगर टोटल संख्या पूछी जाए कि जो स्कल है, स्कल में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्कल में टोटल बोन कितनी हो गई, इसमें 11 अपनी क्रेनियल हो गई। क्रेनियल कितनी हो गई, 11 प्लस फेशियल में 21 हो गई, और टोटल हो गई ये कितनी, 32। तो स्कल की जो टोटल बोन है वो कितनी होती हैं, 32 होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो मुख्य रूप से जो हमें याद रखना है वो कौन कौन सी बोन याद रखनी है, कि जो मैग्जिला और प्री मैग्जिला हैं ये ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं। तो मैग्जिला और प्री मैग्जिला किसका निर्माण कर रहे हैं, ऊपरी जबड़े का, और निचले जबड़े का कौन कर रहा है निर्माण, मैंडिबल कर रही है। ठीक है,
दूसरा हमें जो याद रखना है वो मरस्थी। वो मरस्थी कहां पाई जाती है? ये नेजल सेप्टम में, ठीक है, पाई जाती है, जो कि एकमात्र, अगर इसको हम सिंपल रूप में बात करें तो अयुग्मित अस्थि होती है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो मैंडिबल है कई बार इसको चेहरे वाली अस्थि में शामिल नहीं करते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सी अस्थि अयुग्मित होती है, और वहां पर वोमर दे रखा है और मैंडिबल भी दे रखी है, तो आंसर जाएगा हमारा वोमर। ठीक है, तो वोमर अस्थि कैसी है? अयुग्मित अवस्था में पाई जाती है, तो इसको याद रखना है यहां पर। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे स्कल की जो बोन है उसके बारे में पूरी बात होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में, जो हमने अभी बात की उनके बारे में बात देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले फोरामन मैग्नम, कहाँ था ये फोरामन मैग्नम? हमने बात की थी ऑक्सीपिटल अस्थि में था। शरीर का जो, सॉरी, क्रेनियल कैविटी का सबसे बड़ा रंध्र होता है, फोरामन होता है। हमने फोरामन के बारे में बात की है। फोरामन किसे कहते हैं? कि ऐसा छिद्र जो अस्थि के आर पार होता है। ठीक है, वही टर्मिनोलॉजी यहां पर आ रही है। ठीक है, फोरामन यानी छिद्र किसके? अस्थि के आर पार। तो इसलिए यहां पर क्या, ऑक्सीपिटल में एक आर पार छिद्र होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फोरामन मैग्नम कहते हैं। फोसा डिप्रेशन, इस तरह से हथेली में जिस तरह से हमारा अपना क्या है, थोड़ा सा ये गड्ढा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? फोसा। तो इसी तरह से स्फिनोइड अस्थि में भी क्या पाया जाए? हल्का सा गर्त पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्फिनोइड फोसा। और इस फोसा को ही क्या बोल देते हैं हम? सेला टर्सिका। क्या कह देते हैं? सेला टर्सिका। और इसमें क्या रहती है? पीयूष ग्रंथि स्थित यहां पर रहती है। ठीक है, सबसे बड़ी फेशियल अस्थि कौन सी है? चेहरे को बनाने वाली कौन सी अस्थि के बारे में पूछा है इसने? फेशियल अस्थि के बारे में। तो वो हो गई मैगजीला। ऊपरी जबड़ा किस किस से मिलकर बना होता है? प्री मैगजीला और मैगजीला। और निचला जबड़ा मैंडिबल से मिलकर बना होता है। अब जो मैंडिबल अस्थि है, ये शरीर की मध्य रेखा पर आकर के एक जोड़ बनाती है, जिसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस जोड़। तो हम आगे बात करेंगे सिम्फाइसिस जोड़ क्या होते हैं। एक विशेष प्रकार के जोड़ होते हैं। सिम्फाइसिस जोड़ की जो शर्त है वो क्या है? कि इस जोड़ को जो बनाने वाली हड्डियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? समान आकार आकृति की होनी चाहिए, और शरीर की मध्य रेखा पर आकर के वो दोनों मिलनी चाहिए। क्यों? हमने जो कल बात की थी मध्य काट, ठीक है, वो क्या होती है? ऐसी रेखा या ऐसी काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटती है, तो क्या कहलाती है वो? मध्य काट कहलाती है। तो उस मध्य काट पर ही आकर के जो जोड़ बनता है, समान आकार आकृति की अस्थियों के मिलने से, वो क्या कहलाता है? सिम्फाइसिस जोड़ कहलाता है। इसी तरह से यहां पर तो मैंडिबल ने बनाया, यहां पर मध्य रेखा पर आकर के। इसी तरह से हमारी पेल्विक कैविटी में कौन बनाता है? वहां पर जो इलियम होती है, ठीक है, इस्चियम, इलियम इस्चियम प्यूबिस हैं, तीनों हैं। ठीक है, तो लेकिन वहां पर क्या मुख्य रूप से जो इस्चियम है और प्यूबिस है वो आकर के उस जोड़ को बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक सिम्फाइसिस जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो मैंडिबल बनाती हैं, कौन सा? सिम्फाइसिस जोड़। अगला है जो मोलर और प्रीमोलर जो दांत हैं, उनके लिए जो खांच होती है, एल्वियुलर जो सॉकेट होती है, वो किसमें होती है? मैगजीला में। क्योंकि आगे की तरफ तो क्या हो गई? प्री मैगजीला हो गई, और पीछे की तरफ मैगजीला। क्योंकि मैगजीला से पहले है कौन? प्री मैगजीला। तो मैगजीला में एल्वियुलर सॉकेट होती हैं कौन से दांतों के लिए? प्रीमोलर और मोलर दांतों के लिए। सिंग का निर्माण फ्रंटल अस्थि से होता है। नेजल सेप्टम में हम बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, वोमर अस्थि उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में? अपने स्कल के बारे में। वर्टिब्रा कॉलम के बारे में बात करने से पहले एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं हम यहीं पर। देखो, यहां पर कान की अस्थियों के बारे में बात करते हैं। कान में भी कौन सा? मध्य कर्ण। केवल कान के अस्थियों से संबंध रखें।
तो यहाँ पर 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? मैलियस, इंकस और स्टेपीज। इनमें से जो मैलियस है वो कैसी होती है? हथौड़े के समान। किसके समान होती है? हथौड़े के समान होती है। इंकस जो होती है वो किसके समान होती है? निहाई के समान। निहाई किसे कहते हैं? जैसे जो लोहार है ना, जिसके ऊपर रख करके लोहे को पीटा जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में इस तरह का होता है, तो निहाई के शेप की ये होती है। और स्टेपीज जो होती है ये किसके समान होती है? रिंग शेप, अंगूठी के समान या अंगूठी के आकार की ये होती है। ये तो बात हो गई कान की अस्थियों के बारे में। और जो स्टेपीज है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसी होती है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज। तो यहीं पर हम बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? हम आगे बात करेंगे कि जो शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि है वो कौन सी है? और मजबूत, फीमर। फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत अस्थि होती है। और सबसे छोटी कौन सी हो गई? स्टेपीज। ठीक। चलिए अब यहां पर हाँ एक चीज और है, जो पक्षी हैं, पक्षियों में कान में केवल एक अस्थि पाई जाती है और जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलूमेला। कोलूमेला के नाम से इसे जाना जाता है। तो पक्षियों के कान से संबंधित जो अस्थि है वो कौन सी है? कोलूमेला होती है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किससे? स्कल से संबंधित जो अस्थियां हैं उनके बारे में, उसी में ये कान की अस्थियां आ जाती हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं अक्षीय कंकाल के अगले पार्ट के बारे में। पहला हो गया स्कल, दूसरा वर्टिब्रा कॉलम यानी कशेरुक दंड। कशेरुक दंड किसे कहते हैं? कशेरुक दंड कहते हैं छोटी छोटी कशेरुकाओं के मिलने से बनी दंडवत संरचना क्या कहलाती है? कशेरुक दंड कहलाती है। इस कशेरुक दंड को जो बनाने वाली कशेरुकाएं हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं और किस आधार पर बांटे गए हैं? वो इनकी आकार आकृति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटे गए हैं। ठीक है। लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो एक कशेरुका है, जो छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर यह कशेरुक दंड बना होता है, तो उस एक कशेरुका में कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है। और उन भागों में क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हम बात करें एक बार, चलो थोड़ा सा ऐड कर ही लेते हैं यहां पर। ये हो गया कशेरुक दंड। ठीक है। इस कशेरुक दंड को, ये वाला भाग कौन सा है? ये कशेरुकाएं हैं। ये कौन से भाग में है? गर्दन वाला भाग है। ठीक। तो गर्दन वाले भाग में जो कशेरुकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल क्षेत्र की कशेरुकाएं कहती हैं। फिर उसके बाद कौन सा क्षेत्र आ गया? ये वक्षीय क्षेत्र। वक्षीय क्षेत्र यानी चेस्ट वाला, इसको हम क्या बोल देंगे? सर्वाइकल। इसको थोरैसिक, किस नाम से जानेंगे इसको? वक्षीय क्षेत्र या थोरैसिक भाग के नाम से। तीसरा है पीठ वाला भाग, इसको हम बोलते हैं लंबर। और चौथा है सैक्रम। और लास्ट का है पुच्छीय कशेरुकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉक्सिजियल कशेरुकाएं के या कॉक्सिजियल भाग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस कशेरुक दंड को क्षेत्र के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। गर्दन वाले क्षेत्र की जो कशेरुकाएं हैं उनको सर्वाइकल क्षेत्र की कशेरुकाएं कहते हैं। वक्षीय क्षेत्र की कशेरुकाओं को वक्षीय या थोरैसिक क्षेत्र की कशेरुकाएं कहते हैं। जो पीठ वाली हैं, ठीक है, उनको हम लंबर क्षेत्र की कशेरुकाएं कहते हैं। और जो पेल्विक कैविटी का निर्माण करती हैं, ठीक है,
वो सभी कशेरुकाएं क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और एक संरचना का निर्माण करती हैं जिसे बोलते हैं सैक्रम। तो इसलिए उसको सैक्रल क्षेत्र की कशेरुकाएं कहते हैं और पूंछ वालियों को क्या बोलते हैं हम, कॉक्सीजियल क्षेत्र की कशेरुकाएं कहते हैं। अब ये जो कशेरुकाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में इनके कार्य के अनुरूप इनकी जो आकार है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। आकार में परिवर्तन क्या होता है, इसकी जो संरचनाएं हैं मुख्य रूप से इनमें 3 प्रकार की संरचनाएं जो पाई जाती हैं, वो कहीं पर कोई सी चीज छोटी मिलेगी, कहीं पर कोई सी चीज बड़ी मिलेगी। इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक जो कशेरुका है उसमें कौन कौन सी चीजें वहां पर होती हैं। तो आदर्श जो कशेरुका होती है, मान लो ये कशेरुका है, ठीक है, और इसमें जो ये वाला भाग है ये क्या है, सॉलिड बेलनाकार संरचना होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रम या बॉडी। किस नाम से जाना जाता है इसको, बॉडी या सेंट्रम के नाम से जाना जाता है। और इस बॉडी और सेंट्रम के ऊपर इस बॉडी और सेंट्रम के ऊपर क्या पाई जाती है, एक खोखली संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं न्यूरल रिंग। ठीक, तो इस न्यूरल रिंग में दो तरह की संरचनाएं हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो होती है इसकी पेडिकल और दूसरी होती है लेमिना। ठीक है, अब जो लेमिना है वो क्या होती है, न्यूरल रंग की छत को हम क्या बोलते हैं, लेमिना के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी दीवार होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पेडिकल कहलाती। ठीक है, तो दो चीज हो गई, सेंट्रल सेंट्रम हो गया और न्यूरल रिंग हो गई। तीसरी चीज होती है इनके प्रोसेस। अब प्रोसेस यानी उभार, प्रोसेस जो होते हैं क्या होते हैं, उभार को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है सुप्रास्पाइनस, दूसरे ट्रांसवर्स और तीसरे होते हैं आर्टिकुलर। सुप्रा से नाम पता चल रहा है, सुप्रा मीन्स सबसे ऊपर, ऊपर की तरफ, और स्पाइनस मीन्स नुकीला। तो ये जो उभार है, मान लो ये इस तरह से क्या नाम है, कशेरुका हो गई, इसके ऊपर नीचे की तरफ ये सेंट्रम हो गया, इसका ऊपर तरफ न्यूरल रिंग हो गई और इसके ऊपर ये इस तरह से उभार है ऊपर की तरफ निकला हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर स्पाइन या सुप्रा स्पाइनस। सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स मीन साइड में, लेटरली साइड में निकले हुए रहते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब क्या है, जो संधि करते हैं, एक कशेरुका को दूसरी कशेरुका से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, जोड़ बनाते हैं। और ये कहां होते हैं, पार्श्व में, पार्श्व प्रवर्तन को बोलते हैं। और इनको सुप्रा सुप्रा स्पाइनस यानी ऊपर की ओर। ठीक है, और आर्च, आर्च किसे बोल रहे हैं, ये जो पूरा वाला भाग है, आर्च का मतलब होता है घुमाव। ठीक है, तो घुमाव कहां पर आ रहा है, इसमें आ रहा है न्यूरल रिंग में, इसको क्या बोल रहे हैं, आर्च बोल रहे हैं। अब इस आर्च में एक तो दीवार हो गई और एक इसकी छत हो गई। ठीक है, जो कि पेडिकल और लेमिना से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, सेंट्रम इसका जो ठोस भाग है, जो बीच में बॉडी वाला जो क्या नाम है, बेलनाकार जो भाग है, वो क्या कहलाता है, सेंट्रम कहलाता है। तो ये जो कशेरुकाएं हैं एक दूसरे से, एक कशेरुका का सेंट्रम दूसरी कशेरुका के, जैसे मान लो ये एक सेंट्रम हो गया, ये इसका सेंट्रम, आगे से थोड़ा सा ये कैसा रहता है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स प्रकार का होता है, और इसका पिछला हिस्सा कैसा रहेगा, कॉनकेव। तो इस तरह से एक दूसरे में सेट हो जाते हैं। और बीच में क्या रहती है, इन दोनों कशेरुकाओं के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। ठीक है, जो कैसी होती है, फाइब्रस प्रकार की कार्टिलेज होती है। इन दोनों को कशेरुदंड में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रम के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। और बाकी हमने क्या पढ़े, यहाँ पर आर्टिकुलर प्रोसेस पढ़े हैं।
तो एक कशेरुका दूसरी कशेरुका से आर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा भी जुड़ी होती है। और जो ये जोड़ है, जो इसका प्रकार है, वो कैसा होता है? डाई आर्थोडियल या साइनोवियल प्रकार का होता है। डाई आर्थोडियल या साइनोवियल प्रकार का ये जोड़ होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कशेरुका के बारे में कि एक कशेरुका के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं? सेंट्रम, न्यूरल रिंग या न्यूरल आर्च, ठीक है, और तीसरी चीज हो गई प्रोसेस। ये तीन चीजें यहां पर होती हैं। वो बात अलग है कि प्रोसेस तीन प्रकार के हैं, सुप्रास्पाइनस, ट्रांसवर्स और आर्टिकुलर। आर्टिकुलर एक कशेरुका को दूसरी कशेरुका से जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक, तो अब पढ़ते हैं कि जो ये अलग अलग क्षेत्र की हमारी जो कशेरुकाएं हैं कशेरुदंड की, इनके आकार आकृति में क्या डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले है सर्वाइकल क्षेत्र की कशेरुकाएं, यानी गर्दन वाली, थोरेसिक वक्षीय क्षेत्र की, लंबर उदर क्षेत्र की, और सैक्रल कटी क्षेत्र की, और कॉक्सिजियल उच्छीय क्षेत्र की यानी पूंछ वाली कशेरुका। तो जो सर्वाइकल क्षेत्र की कशेरुकाएं हैं, सर्वाइकल क्षेत्र में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? 7 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो गर्दन वाला क्षेत्र है उसमें कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 7, जिनमें से पहली जो कशेरुका है उसको किस नाम से जानते हैं हम? एटलस के नाम से जानते हैं। दूसरी जो कशेरुका है उसको एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एटलस और एक्सिस दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से आकार आकृति में भिन्न होती हैं। ठीक है, और विशेष प्रकार के जोड़ों का निर्माण करती हैं। और इसके अलावा जो सर्वाइकल क्षेत्रीय कशेरुकाएं, इनमें 7वें नंबर की कशेरुका भी इन सभी से आकार आकृति में भिन्नता दर्शाती है। वो अंतर क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहली जो कशेरुका है एटलस, एटलस कौन सी है? प्रथम ग्रीवा कशेरुका। कौन सी है? प्रथम ग्रीवा कशेरुका है। और जबकि एटलस कौन सी है? दूसरी या सेकंड ग्रीवा कशेरुका। ठीक है, पहली कौन सी है? एटलस। सिंपल सा क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कि भाई पहले नंबर की ग्रीवा कशेरुका को किस नाम से जाना जाता है? दूसरे नंबर की ग्रीवा कशेरुका को किस नाम से जाना जाता है? एटलस और एक्सिस। ठीक, अब एटलस के आकार को आप देखें तो इस तरह से होता है, और एक्सिस का जो आकार है वो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अंतर क्या है, यहां पर आप देख पाएंगे। देखो जो एटलस है, एटलस में आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो न्यूरल रिंग है वो बड़ी है। ठीक है, जबकि जो सेंट्रम है, हमने बात की थी कि बेलनाकार संरचना के रूप में होता है सेंट्रम, लेकिन यहां पर जो सेंट्रम है, जो बॉडी है, वो बेलनाकार नहीं है, वो कैसी है? फ्लैट, चपटी है। ऐसी ऐसे अनुकूलन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें यहां पर? क्योंकि शुरुआत में जो ब्रेन है, ठीक है, वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, या ये कहें कि स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो उन सभी को निकलने के लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहां पर ज्यादा स्पेस को बनाने के लिए सेंट्रम को छोटा करना पड़ा प्रकृति को। तो इस तरह का अनुकूलन आया कि भाई सेंट्रम को छोटा छोटा कर दिया और न्यूरल रिंग को उसको बड़ा बना दिया। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर सेंट्रम जो है पहले नंबर की ग्रीवा कशेरुका में वो कैसा है? प्लेटनुमा होता है, या बॉडी जो है जिसको हम बॉडी कहते हैं मोटी प्लेटनुमा होती है। और जबकि इसकी न्यूरल रिंग जो होती है कैसी होती है? बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा, इसके जो भी सभी प्रोसेस हैं, लेटरल प्रोसेस हैं, वो कैसे होते हैं? साइड में प्रवर्ध के रूप में निकले हुए रहते हैं। और इसके जो प्रवर्ध हैं या उसके जो क्या नाम है प्रोसेस हैं, उनको हम किसके नाम से जानते हैं? विंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हम विंग बोलते हैं। ठीक है, इसके पंख बोल दिए एक तरह से। और इसमें जो पश्च सतह पर एक संयोजी स्थल होता है जिसे बोलते हैं हम फोसा एटलांटिस। क्या कहते हैं? फोसा एटलांटिस। ठीक है, और एक इसमें पाया जाता है अलार फोरामन। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि फोरामन का मतलब क्या हो गया? आर पार छिद्र। तो इसमें एक तो अलार फोरामन हो गया,
और एक हो गया इंटर जो वर्टिब्रल फोरामन। ठीक, इसका जो डोर्सल ट्यूबरकल है, जो हम डोर्सल स्पाइन था, वो काफी छोटा होता है, ज्यादा बड़ा इसमें नहीं होता है। और इसके पश्च सतह पर ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, फोविया डेंटिस। यहीं पर आकर के जो दूसरी ग्रीवा कशेरुका है उसका ओडोंटोड प्रोसेस आकर के फिट होता है। फोविया जो शब्द है हमने पढ़ा था बोन टर्मिनोलॉजी में, फोविया किसे कहते हैं? संयोजी स्थल पर, संयोजी स्थल यानी जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, एक दूसरे से जोड़ बनाती हैं, तो वो स्थल क्या कहलाता है? संयोजी स्थल कहलाता है। तो संयोजी स्थल पर छोटे गड्ढेनुमा संरचना क्या कहलाती है? फोविया कहलाती है। तो एक फोविया तो कहां पाया जाता है? फीमर के हेड पर पाया जाता है। और दूसरा फोविया कहां हो गया? एटलस की पश्च सतह पर। ठीक है, तो एटलस में जो फोविया पाया जाता है उसे बोलते हैं हम फोविया डेंटिस, जबकि फीमर में जो फोविया पाया जा रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे? फोविया कैपिटिस बोल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हो गई एटलस के बारे में। बॉडी इसकी प्लेटनुमा हो गई, ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूरल रिंग क्या हो गई इसकी? बड़ी। इसमें फोसा एटलांटिस पाया जाता है, अलार फोरामन पाया जाता है, फोविया डेंटिस कॉडल भाग पर जो गड्ढा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? फोविया डेंटिस इसमें पाया जाता है। अब आते हैं दूसरी ग्रीवा कशेरुका पर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्सिस कह रहे हैं। इसमें यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सेंट्रम है या इसकी जो बॉडी है आगे की तरफ ये कुछ ज्यादा ही निकली हुई है। इसका जो उभार है ये आगे की तरफ कुछ ज्यादा ही निकला हुआ रहता है। तो ग्रीवा कशेरुका का जो सेंट्रम दूसरी यानी एक्सिस, जो सेकंड ग्रीवा कशेरुका उसका सेंट्रम है, वो आगे की तरफ जो आगे की तरफ प्रोसेस जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोड प्रोसेस कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसको? ओडोंटोड प्रोसेस। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि ओडोंटोड प्रोसेस किस अस्थि से संबंधित होता है? पहली ग्रीवा कशेरुका से, दूसरी ग्रीवा कशेरुका से, सातवीं ग्रीवा कशेरुका से, ठीक है, या सभी में? तो कौन सी ग्रीवा कशेरुका से है? दूसरे नंबर की जो ग्रीवा कशेरुका है, एक्सिस जो है उसके अंदर ओडोंटोड प्रोसेस पाया जाता है। और ओडोंटोड प्रोसेस है क्या? ये सेंट्रम का जो आगे की तरफ, कहां पर? आगे की ओर, ठीक है, क्रेनियल एंड पर जो अतिवृद्धि है वो क्या कहलाती है? इसके ओडोंटोड प्रोसेस कहलाती है। प्रोसेस का मतलब बढ़ी हुई, आगे की तरफ बढ़ी हुई संरचना, उभार रूपी जो संरचना है क्या कहलाती है? प्रोसेस कहलाती है। तो ये ओडोंटोड प्रोसेस किसमें पाया जाता है? एक्सिस में पाया जाता है। और दूसरी चीज, इसका जो डोर्सल स्पाइन है वो कैसा है? प्लेटनुमा पाया जाता है। ठीक है, ये जो डोर्सल स्पाइन है ये कैसा रहता है? इसका प्लेटनुमा रहता है। ठीक है, और फोविया डेंटिस, फोविया डेंटिस में जाकर के ये ओडोंटोड प्रोसेस फिट होता है। तो यहाँ पर इतनी चीजें याद रखनी, केवल पहली ग्रीवा कशेरुका, दूसरी ग्रीवा कशेरुका। पहली ग्रीवा कशेरुका में सेंट्रम जो है, बॉडी जो है कैसी है? उसकी फ्लैट है, मोटी प्लेट के रूप में, जिसकी वजह से न्यूरल रिंग उसकी बड़ी हो जाती है, जिसमें से ज्यादा संख्या में जो है नर्व है मेरुरज्जु के रूप में बाहर निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के रूप में बाहर निकलती हैं। और पश्च सतह पर जो है फोविया डेंटिस वहां पर पाया जाता है। ठीक है, बाकी अलार फोरामन और फोसा एटलांटिस ये भी एक बात अलग हो गई। और दूसरे जो है एक्सिस है, चाहे दूसरे नंबर की ग्रीवा कशेरुका है, आगे की तरफ जो सेंट्रम बढ़ा हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओडोंटोड प्रोसेस। ओडोंटोड प्रोसेस कहाँ जाकर के फिट है? फोविया डेंटिस में जाकर के फिट है। ठीक है, इसके ऊपर जो इसका डोर्सल स्पाइन है वो प्लेटनुमा होता है। ठीक है, ये चीजें इसमें याद रखनी है। बाकी जो सातवें नंबर की ग्रीवा कशेरुका है, पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में और बात कर लेते हैं। हमने बात की थी इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, सभी में जो जितनी भी ग्रीवा कशेरुकाएं उन सभी में एक फोरामन पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं फोरामन ट्रांसवर्सेरियम। ठीक है, यानी अस्थि के अंदर क्या है? नर्व के निकलने के लिए अलग से फोरामन पाया जाता है। कहां पर? वर्टिब्राओं के अंदर। दो वर्टिब्राओं के बीच में से तो स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। मान लो कि ये एक वर्टिब्रा हो गई, ठीक है, ये दूसरी वर्टिब्रा हो गई, जहां पर ये आपस में जुड़ती हैं, इन दोनों के बीच में से स्पेस तो यहाँ नर्व के निकलने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामन।
दो कशेरुकाओं के बीच में जो छिद्र होता है, यहाँ पर दोनों मिल गई, उसके बाद दोनों मिलकर के जिस छिद्र का निर्माण कर रही हैं, उसको तो बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामन। इस इंटरवर्टिब्रल फोरामन के अलावा नर्व के निकलने के लिए इन सभी ग्रीवा कशेरुकाओं में एक छिद्र पाया जाता है, फोरामन पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम फोरामन ट्रांसवर्सेरियम। क्या कह रहे हैं? फोरामन ट्रांसवर्सेरियम। लेकिन जो ये फोरामन ट्रांसवर्सेरियम है, सातवीं ग्रीवा कशेरुका में अनुपस्थित होता है। तो सातवीं ग्रीवा कशेरुका का एक विशेष कैरेक्टर क्या हो गया कि भाई इसमें फोरामन ट्रांसवर्सेरियम अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज और पढ़ेंगे जो इसको विशेष बनाती है। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस हो गई, दूसरी एक्सिस हो गई। अब जो सातवें नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, उसमें फोरामन ट्रांसवर्सेरियम अनुपस्थित हो गया, बात कर ली हमने। जबकि भाई जो गर्दन वाला भाग है, यहाँ पर और तो कोई चीज है नहीं, लेकिन इस सर्वाइकल क्षेत्र के बाद में कौन सा भाग शुरू हो जाता है? थोरैसिक भाग, वक्षीय भाग। और इस वक्षीय भाग में क्या पाई जाती है? हमारी पसलियां पाई जाती हैं। तो जो पहली पसली है वो कहां आकर के जुड़ेगी? मान लो ये सर्वाइकल सातवें नंबर की सर्वाइकल हो गई, सेवेंथ, ठीक है। इसके बाद वक्षीय क्षेत्र की आ गई, थोरैसिक क्षेत्र की, ये थोरैसिक फर्स्ट हो गई, ये थोरैसिक सेकंड हो गई। तो जो पहली पसली आकर के जुड़ेगी वो इन दोनों के बीच में आकर के जुड़ती है। कहाँ कहाँ? पहली थोरैसिक वर्टिब्रा के बीच में और सातवीं थोरैसिक वर्टिब्रा और सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में। तो ये कौन से नंबर की है? सेवेंथ सर्वाइकल है। तो यहां पर एक विशेष कैरेक्टर क्या बना कि भाई बाकी की जो ऊपर की 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा उनमें पसलियों से जुड़ने का स्थान नहीं पाया जाता, क्यों? गर्दन में पसलियां नहीं पाई जाती। लेकिन जो सातवें नंबर की ग्रीवा कशेरुका है उसमें, और कहां पर? पश्च सतह पर, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ पसलियों से जुड़ने के स्थान पाए जाते हैं। तो ये भी इसका एक विशेष कैरेक्टर बनता है। तो दो चीजें बनती हैं सातवीं ग्रीवा कशेरुका में, एक तो है इसमें फोरामन ट्रांसवर्सेरियम अनुपस्थित होता है, और दूसरा है इसके पश्च भाग पर या कॉडल एंड पर पसलियों से जुड़ने के स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? ग्रीवा क्षेत्र की कशेरुकाओं के बारे में। दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है? वक्षीय क्षेत्र। अब जो वक्षीय क्षेत्र है या थोरैसिक जो वर्टिब्राएं हैं, उन वर्टिब्राओं में क्या कैरेक्टर रहेगा विशेष? भाई थोरैसिक क्षेत्र की जो कशेरुकाएं, थोरैसिक क्षेत्र में कौन सी क्या चीज पाई जाती है? पसलियां पाई जाती हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र की कशेरुकाओं में दो आगे और दो पीछे पसलियों से जुड़ने के लिए संयोजी स्थल होते हैं। ठीक है, दो आगे और दो पीछे क्या होते हैं? पसलियों से जुड़ने के स्थान पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तो एक इधर की तरफ हो गया, एक दूसरी तरफ हो गया, इसी तरह से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? 4 आर्टिकुलर फैसेट पाए जाते हैं। आर्टिकुलर मीन्स संयोजी, जुड़ने वाले, फैसेट यानी संयोजी स्थल जहां पर हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वो क्या स्थान क्या कहलाता है? फैसेट कहलाता है। ठीक है, तो 4 आर्टिकुलर फैसेट पाए जाते हैं। और इनका जो विशेष कैरेक्टर है थोरैसिक क्षेत्र की कशेरुकाओं में, डोर्सल स्पाइन के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। डोर्सल स्पाइन जो था, दूसरे नंबर की जो ग्रीवा कशेरुका थी, एक्सिस, उसमें कैसा था? प्लेटनुमा। लेकिन यहां पर ये कैसा होता है? ज्यादा बड़े होते हैं। तो ग्रीवा सॉरी थोरैसिक क्षेत्र की कशेरुकाओं में डोर्सल स्पाइन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, लंबे होते हैं, और पसलियों से जुड़ने के लिए 4 आर्टिकुलर फैसेट पाए जाते हैं। और तीसरा कैरेक्टर हो गया अतिरिक्त इंटरवर्टिब्रल फोरामन पाया जाता है। इंटरवर्टिब्रल यानी जो कशेरुकाएं हैं जहां पर दोनों कशेरुकाएं आपस में जुड़ रहे हैं, उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जहां से नर्व बाहर निकलती हैं। एक तो पाया जाता है, लेकिन अतिरिक्त रूप से और पाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर नर्व साइड में निकल सकें। ठीक है, जिससे वो अंगों के लिए वहां पर जो है सेंसेशन को पहुंचाने का कार्य कर सकें। ठीक, तो ये तीन चीजें यहाँ पर याद रखनी है। लंबे सुप्रास्पाइनस प्रोसेस पाए जाते हैं, पसलियों से जुड़ने के स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 2 आगे 2 पीछे, टोटल 4 होते हैं। बॉडी सेंट्रम वगैरह में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल रहता है, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बाकी इनमें जो डोर्सल स्पाइन है वो ज्यादा विकसित होता है।
और एक अतिरिक्त रूप से इंटरवर्टिब्रल फोरामन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लंबर क्षेत्र की कोशिका। लंबर यानी पीठ वाली क्षेत्र की कोशिकाएं बोल दो या उदरीय क्षेत्र की कोशिकाएं, इनको हम मुख्य रूप से कहते हैं। जो उदर वाली हैं, तो जिसकी वजह से भैंस की पीठ चौड़ी हो पाती है। अब यहाँ पर हम बात करें, पहले हम जो थोरेसिक क्षेत्र में हमने देखा है कि जो बैल वगैरह होते हैं उनमें कूबड़ पाया जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ हम्प पाया जाता है। तो उस हम्प वाले क्षेत्र का निर्माण कौन कर रहा है? इनका जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, इन्हीं का डोर्सल स्पाइन है, यही तो कर रहा है। तो उस क्षेत्र में, ऊबड़ वाले क्षेत्र में या हम्प वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से जो डोर्सल स्पाइन है, ये ज्यादा विकसित पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हम्प है उसका निर्माण होता है। और लंबर क्षेत्र की जो कोशिकाएं, यहां पर कुछ नहीं पढ़ना है, बॉडी सेंट्रम सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। केवल और केवल ये पूछा जाएगा कि कौन से प्रोसेस इसमें विकसित होते हैं। यहाँ पर डोर्सल स्पाइन नहीं होते हैं विकसित, यहाँ पर कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस, पंख के रूप में साइड में निकले हुए रहते हैं और आगे की तरफ इस तरह से मुड़े हुए रहते हैं। तो इनके पार्श्व प्रवर्ध अधिक विकसित होते हैं और आगे की ओर झुके हुए रहते हैं या मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, केवल इतना सा इसमें याद हमें करना है लंबर क्षेत्र के। और नेक्स्ट है, चौथे नंबर का अपना क्षेत्र है, कौन सा है? सैक्रल क्षेत्र। जहां पर सैक्रल क्षेत्र की जो कोशिकाएं, हाँ एक चीज और इसमें कि संख्या के बारे में बात करें हम, हालांकि अलग-अलग जानवरों में अलग-अलग होती हैं, लेकिन यदि हम गाय की बात करें मुख्य रूप से, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में, तो जो थोरेसिक क्षेत्र है, सर्वाइकल में 7 हो गई, ठीक है? थोरेसिक क्षेत्र है, यहाँ पर कितनी पाई जाती हैं? 14 कोशिकाएँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है? और जो लंबर क्षेत्र है, यहाँ पर कितनी पाई जाती हैं? 6। और सैक्रम क्षेत्र में 5 कोशिकाएँ पाई जाती हैं और ये जो पाँचों कोशिकाएँ हैं, मिलकर के सैक्रल क्षेत्र की जो पांचों कोशिकाएं मिलकर के एक संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सैक्रम कहते हैं। और ये सैक्रम किसका काम करता है? जो पेल्विक कैविटी होती है, जिसमें जननांग, यूरिनरी ब्लैडर स्थित होता है, उस पेल्विक कैविटी की छत का निर्माण करता है सैक्रम। ठीक है, अब भाई पांचों कोशिकाएं मिली, एक दूसरे से फ्यूज हो गई इस तरह से, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो इनका जो डोर्सल स्पाइन था, पांचों कोशिकाओं का डोर्सल स्पाइन, मान लो इस तरह से ये जो है डोर्सल स्पाइन हो गया ये। ठीक है, इस तरह से पांचों कोशिकाओं का ये डोर्सल स्पाइन जुड़ गया और एक उभार का निर्माण कर लिया। जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है ना, इसी तरह से इसका डोर्सल स्पाइन होता है, जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करता है। इसे हम बोलते हैं मीडियल सैक्रल क्रेस्ट। मीडियल यानी मध्य में, सैक्रल यानी सैक्रम वाला भाग है, क्रेस्ट माने उभार। क्रेस्ट के बारे में हमने बात की थी वहां जब बोन टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे हम। क्रेस्ट क्या होता है कि लंबा, ठीक है, लंबाई में तो है ही है, लेकिन ऊपर हाइट भी उसकी है, ऊपर उभार भी है। तो लंबा और ऊंचा उभार क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। तो वही चीज यहां पर हो रही है। तो जो सैक्रम है उसमें जो डोर्सल स्पाइन है, सभी मिलकर के उभार का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीडियल सैक्रल क्रेस्ट, क्योंकि मीडियल यानी बीचों बीच में है। तो मीडियल सैक्रल क्रेस्ट किसमें पाया जाता है? सैक्रम में पाया जाता है। ठीक, हालांकि इसमें लेटरल भी होते हैं, लेकिन वो कम विकसित होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं। अब इसमें बात करें हम कि जो सैक्रम है क्या है? सैक्रल क्षेत्र की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कैसे? जुड़ने से। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी में? 5 पाई जाती हैं। और ये पांचों कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं, यानी जुड़ जाती हैं और किसका निर्माण करती हैं? सैक्रम का। अब इसका जो क्रेनियल एंड है, ये जो चौड़ा वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? इसका बेस कहलाता है। और पीछे वाला जो भाग है, कॉर्डल एंड है, वो क्या कहलाता है? अपेक्स कहलाता है। ठीक, तो ये याद रखना है। और मीडियल सैक्रल क्रेस्ट हो गया, तो ये चीज किसके बारे में हो गई? सैक्रम के बारे में। और जो पुच्छीय क्षेत्र है, पुच्छीय क्षेत्र में मुख्य रूप से जो कोशिकाओं की संख्या है वो परिवर्तनीय रहती है। ठीक है, कोई ज्यादा विशेष फिक्स नहीं रहती है। थोड़ा सा अलग अलग जानवरों में पूंछ के लंबाई के अनुसार वो चेंजेबल है। ठीक, लेकिन फिर भी हम एक ऑन एवरेज लेके चलते हैं कि जैसे पुच्छीय कोशिकाओं की संख्या यदि हम मुर्गे मुर्गी में बात करें, तो लगभग 4 से 9 की संख्या हम मान के चलते हैं। और यदि हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी के लिए माने, तो नॉर्मली घोड़ा वगैरह, तो इनके लिए 15 से 25 का एक ऑन एवरेज हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं। ठीक है? तो ये उसमें
अपने जो है वर्टिब्रा कॉलम के बारे में बात कंप्लीट होती है। तो जो अक्षीय कंकाल है, पहला भाग कौन सा हो गया? स्कल हो गया। स्कल किस किस से मिलकर बना होता है? दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर के बना होता है। एक तो क्रेनियल कैविटी वाली जो अस्थियां हैं, क्रेनियल बोन हो गई, दूसरी हो गई फेशियल बोन, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं वहां पर। दूसरा हो गया हमारा कौन सा? ये वर्टिब्रा कॉलम, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड में छोटी छोटी कशेरुकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, जिनको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। ठीक। अब तीसरा पार्ट कौन सा आता है इसका? स्टर्नम। ठीक है, के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्टर्नम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तीसरा पार्ट है इसका कौन सा? स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? इसको हम उरोस्थी के नाम से जानते हैं। यहां पर आगे की तरफ ये कैसा है? कोस्टो कार्टिलेजिनस संरचना होती है। ठीक है, कैसी होती है? कोस्टो कार्टिलेजिनस संरचना होती है, यानी ये एक तरह से ऑस्टियो यानी अस्थि भी है, लेकिन इसमें कार्टिलेज ज्यादा, कार्टिलेज भी यहाँ पर पाई जाती हैं। हम बात कर चुके हैं कि बोन और कार्टिलेज, ठीक है, दोनों होती हैं। यहाँ पर दोनों ही मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। और ये कैसा होता है? खंडित भाग होता है। देखो, इस तरह से हम देखें एक बार, कि जो स्टर्नम है, इस तरह से ये खंडों में बटा हुआ रहता है, और इनके बीच में क्या पाई जाती हैं? कार्टिलेज पाई जाती हैं। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी में कितने खंड होते हैं? 7। 1 2 7। ठीक है, जो पहला खंड है इसको बोलते हैं हम मेनुब्रियम। क्या कहते हैं? मेनुब्रियम। और जो अंतिम खंड है, इस खंड के ऊपर एक कार्टिलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस खंड के ऊपर एक कार्टिलेज पाई जाती है, और इस कार्टिलेज का नाम होता है कीफॉर्ड कार्टिलेज। क्या है? कीफॉर्ड कार्टिलेज। अब इस पर कार्टिलेज पाए जाने का कारण क्या है? कि भाई जो स्टर्नम, यहाँ पर जो स्टर्नम है, अंतिम खंड है, यहीं पर क्या है? डायफ्राम। तो श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम बार बार ऊपर नीचे होता है, तो बार बार इससे टकराएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, इस तरह से नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। तो अगर यहाँ कार्टिलेज नहीं होगी, तो ये जो स्टर्नम है, डायफ्राम को डैमेज कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो उस डायफ्राम को चोट लगने से रोकने के लिए, या उसको नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए, प्रकृति ने किस तरह की व्यवस्था की है? एक कार्टिलेज यहाँ पर लगा दी, जिसे हम बोल रहे हैं जी4 कार्टिलेज। तो इसी वजह से इस खंड को क्या बोल देते हैं? मेनुब्रियम। और इसको बोल दिया जाता है कीफर्ड खंड। और जो बीच के जितने भी भाग हैं, इनको बोल दिया जाता है स्टर्नेब्री। क्या कह देते हैं? स्टर्नेब्री के नाम से, या बॉडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या नाम है, स्टर्नम है, उसमें जो खंड हैं, पहले खंड को मेनुब्रियम, बीच वालों को स्टर्नेब्री, और अंतिम जो खंड है उसको कीफर्ड खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो पसलियां हैं, वो इन दोनों के बीच में आकर के जुड़ती है कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा। यहाँ पर पहले कार्टिलेज जुड़ी रहती है, उस कार्टिलेज को हम, क्योंकि पसलियों के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? कोस्टल। तो इसलिए कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा पसलियां स्टर्नम से दो खंडों के बीच में आकर के जुड़ती हैं। तभी तो हमने बात की थी कि जो पहली पसली आएगी, वो कहाँ आकर के जुड़ेगी? पहले स्टर्नम के खंड के बीच में। ठीक है, और यही पसली पीछे की तरफ कहाँ जाकर के जुड़ेगी? जो सर्वाइकल क्षेत्र की 7वीं ग्रीवा कशेरुका और थोरैसिक क्षेत्र की पहली कशेरुका के बीच में जाकर के जुड़ती है। देखो, प्रथम खंड मेनुब्रियम, अंतिम खंड जीफॉइड खंड हो गया।
अन्य खंडों को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नेवरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज, जो घोड़े का स्टर्नम है वो कैसा होता है, नाव के समान होता है। मुर्गे के स्टर्नम को हम क्या बोल देते हैं, मेटा स्टर्नम बोल देते हैं। कील और क्रेनिया ये किसमें पाया जाता है, मुर्गे में ही पाया जाता है। और होता क्या है कि जो मुर्गा है उसके नीचे की ओर एक अस्थिल प्रवर्ध पाया जाता है, प्लेट नुमा प्रवर्ध पाया जाता है स्टर्नम के नीचे। मान लो ये स्टर्नम हो गया इस तरह से, और इसके नीचे फ्लैट प्लेट रूपी संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, कील या क्रेनिया के नाम से जानते हैं। तो डायग्राम भी देख लो एक बार किस तरह से होता है कील या क्रेनिया। देखो ये, देखो मान लो ये स्टर्नम हो गया इसका, ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया इसका, स्टर्नम। लेकिन इसके नीचे ये जो भाग है ये कैसा है, प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कील या क्रेनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुर्गे में जो स्टर्नम है उसमें नीचे की तरफ अस्थिल प्रवर्ध पाया जाता है, जिसे कील या क्रेनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखो स्टर्नम हो, स्टर्नम के खंडों की संख्या बात करें तो हमने बात की गाय और जो घोड़ा है दोनों में कितने हैं, 7 हैं, जबकि कुत्ते में कितने होते हैं, 8, और सुअर में इनकी खंडों की संख्या कितनी होती है, 6। जो स्टर्नम है, स्टर्नम के अंदर जो खंडों की संख्या है वो गाय और घोड़े में कितनी है, 7 है। जबकि कुत्ते में कितने होते हैं ये स्टर्नम के खंड, 8 होते हैं, और सूअर में कितने होते हैं, 6। और इन्हीं स्टर्नम के खंडों के आधार पर हम वास्तविक अवास्तविक पसलियों की संख्या का निर्धारण भी करते हैं। कैसे, वो आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं इसको, जो मुर्गे में कौन कौन सी संरचनाएं और पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक संरचना होती है पाइगो स्टाइल। पाइगो स्टाइल सबसे पहले तो पूछा जाता है कि पाइगो स्टाइल किस में पाई जाती है, तो पहला जो अपना क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है एग्जामिनर का, तो किस में पाई जाती है, मुर्गे में पाई जाती है। ठीक है, पाइगो स्टाइल किस स्पीसीज से या किस जानवर से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, मुर्गे से संबंधित होती है। ठीक, अब कहाँ पाई जाती है, दूसरी चीज होती है, तो इसमें अंतिम पुच्छीय कशेरुकाएं, अंतिम पुच्छीय कशेरुकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। कौन का निर्माण करता है इसका, अंतिम पुच्छीय कशेरुकाएं। पुच्छीय का मतलब हो गया कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल जो कशेरुकाएं हैं, वर्टिब्रा हैं, वो मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसका जो आकार है वो कैसा होता है पाइगोस्टाइल का, पिरामिड शेप, पिरामिड के समान। 3 से 4 कशेरुकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। पिरामिड मतलब कैसा होता है, इस तरह से होते हैं पिरामिड। ठीक है, तो मतलब आगे की तरफ से नीचे बेस इसका चौड़ा रहेगा, पीछे की तरफ ये सक्रिय होती चली जाती हैं। तो पाइगोस्टाइल मुर्गे में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र की कोशिकाएं बनाती हैं, पुच्छीय क्षेत्र की कोशिकाएं बनाती हैं। और आकार कैसा होता है इसका, पिरामिड के जैसा होता है। तो मुर्गे में अंतिम पुच्छीय कोशिकाओं से बना पिरामिड समान नुकीला अस्थिल प्रवर्ध, अस्थिल यानी क्योंकि हड्डियां बना रही हैं इसलिए इसको क्या बोल दिया, अस्थिल प्रवर्ध बोल दिया, क्या कहलाता है, पाइगोस्टाइल कहलाता है। ठीक है, अगला है सिंसेक्रम। सिंसेक्रम किसे कहते हैं, ये भी मुर्गे से संबंधित है। सिंसेक्रम, पहली चीज मुर्गे में, फाउल में, और किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसको लंबर व सैक्रल क्षेत्र की कोशिकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, या ये कहें कि लंबर प्लस सैक्रल क्षेत्र की कोशिकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। और इस लंबर और सैक्रल में कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं टोटल, 14।
ये कशेरुकाएं मिलकर के का निर्माण करते हैं। यानी मुर्गे में हम अलग से लंबर और सैक्रम को क्लासिफाई नहीं कर सकते। दोनों क्षेत्र की जो कशेरुकाएं वो कैसी रहती हैं, मिली हुई रहती हैं और किसका निर्माण करती हैं, सिनसैक्रम का निर्माण करती हैं। लंबर और सैक्रम क्षेत्र की कोशिकाएं मिलकर के निर्माण करती हैं और कितनी, 14। अब यहां पर देखें इस मुर्गे के डायग्राम में कि सिनसैक्रम कौन सा है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये क्या है, पूरा सिनसैक्रम है। लंबर और सैक्रम क्षेत्रीय कोशिकाएं इसका निर्माण कर रही हैं और अंतिम पुच्छीय कोशिकाएं मिलकर के ये जिस संरचना का निर्माण कर रही हैं, ये क्या कहलाता है, पाइगो स्टाइल कहलाता है। ये क्या है, पाइगो स्टाइल। और ये क्या है, सिनसैक्रम। लंबर प्लस सैक्रल इज इक्वल टू 14 का शेर। ठीक है, मुर्गे में ये चीज और ये क्या हो गया, कील या क्रेनिया, अस्थिल प्रवर्ध, इसमें स्टर्नम के नीचे। ठीक, तो ये तीनों चीजें हो गई। अब इसी में एक चीज और आ जाती है, क्लेविकल बोन। क्लेविकल जो बोन होती है, ये मुर्गे में और कुत्ते में पाई जाती है। मुर्गे कुत्ते में कम विकसित होती है और एक ब्रेकियोसेफेलिक जो मांसपेशी होती है उसमें धसी हुई रहती है, जबकि मुर्गे में सबसे ज्यादा ये विकसित होती है। कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है क्लेविकल को, ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है, फिश बोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमारी बात करें तो हमारी जो ये होती है ना क्लेविकल, इसको हसलिया बोलते हैं या हसली बोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लेडीज में इसको क्या है, क्योंकि ये ब्यूटी का प्रतीक है। ठीक है, हार वगैरह जैसे पहना जाता है तो यहीं पर पहना जाता है, तो इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, फिश बोन के नाम से भी जानते हैं। तो किस में विकसित होती है, ये मुर्गे में विकसित होती है, जबकि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अंदर, ये घोड़ा में ये अनुपस्थित होती है। कुत्ते में होती है लेकिन कम विकसित होती है और ब्रेकियोसेफेलिक जो मांसपेशी है उसमें धसी हुई रहती है। क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन और इसी को विश बोन के नाम से भी जाना जाता है। गाय और घोड़ा में अनुपस्थित होती है, मुर्गे में सुविकसित होती है, कुत्ते में ब्रेकियोसेफेलिक जो मांसपेशी है उसमें धसी हुई रहती है। ठीक है, अब जो ये क्लेविकल है, मुर्गे के अंदर नीचे की तरफ अधर भाग पर वी शेप की एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। कैसे, देखो, ये जो बोन आ रही है ये क्या है, क्लेविकल है। ये इधर की क्लेविकल हो गई, ये दूसरी तरफ की क्लेविकल हो गई और दोनों मिलकर के इस तरह से अधर सतह पर आकर के, ठीक है, नीचे की तरफ एक वी शेप की यानी इधर से भी क्लेविकल बोन निकल रही है और दूसरी तरफ, दोनों तरफ की क्लेविकल बोन आकर के नीचे की तरफ क्या बना रही है, इस तरह से जुड़ रही है यहाँ पर और वी शेप की स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। किससे बन रहा है ये वी शेप की स्ट्रक्चर, क्लेविकल से बन रही है और इस वी शेप की स्ट्रक्चर को ही क्या बोल दिया जाता है, फर्कुलम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको, फर्कुलम। तो फर्कुलम किससे संबंधित है, मुर्गे में पाया जाता है। कौन सी बोन बनाती हैं, क्लेविकल बोन बनाती हैं, ब्यूटी बोन बनाती है, कॉलर बोन बनाती है। किस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है, वी शेप बनाती है और कहते क्या है इसको, फर्कुलम। ठीक है, और क्या चीज रह गई इसमें, चक्रम हो गया। ठीक है, अब एक है लास्ट, कोरिकोइड अस्थि। और ये कहां पाई जाती है, मुर्गे के अंदर पाई जाती है कोरिकोइड अस्थि। ठीक है, और इसमें वायु कोष उपस्थित रहते हैं। हाँ, ये जो अस्थि है, ठीक है, तो एक बार डिलीट कर देते हैं। ये वाली जो अस्थि है, ये कौन सी है, कोरिकोइड अस्थि। सबसे पहले इसकी पोजीशन की बात करें, कहां पाई जाती है, आगे हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। तो स्कैपुला तो पाई जाती है वर्टिब्रा कॉलम के समानांतर। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हो गया, स्टर्नम। तो स्कैपुला और स्टर्नम दोनों के बीच में जो अस्थि पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी अस्थि हो गई, कोरिकोइड अस्थि। ठीक है,
और इस कोरेकॉर्ड अस्थि में किस प्रकार की अस्थि है कोरेकॉर्ड? न्यूमेटिक बोन है, क्योंकि इसमें एयर सैक पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोरे मुर्गे की जो कोरेकॉर्ड अस्थि है कहाँ पाई जाती है? स्कैपुला और स्टर्नम के बीच में। न्यूमेटिक प्रकार की बोन है, इसके अंदर वायु कोष पाए जाते हैं, इसमें हवा भरी होती है और ये इसके उड़ने में सहायता करती है। ठीक है, तो मुर्गे से संबंधित कौन कौन सी संरचनाएं हो गई? पाइगोस्टाइल हो गया, सिंसेक्रम हो गया, ठीक है, परकुलम हो गया, कीलिया क्रेनिया हो गया और क्लेविकल हो गया। ये इस मुर्गे से संबंधित होती हैं। अब बात करें कि किस क्षेत्र में कितनी कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं। हमने बात की इससे पहले कि सामान्य रूप से गाय भैंस की बात करें तो सर्वाइकल क्षेत्र में 7 पाई जाती हैं, थोरैसिक क्षेत्र में जो है वहां पर कितनी थी? 13। और लंबर क्षेत्र की जो कशेरुकाएं हैं वो हो गई 6 और सैक्रल क्षेत्र में 5 हो गई। और कॉक्सिजियल में क्या है कि चेंजेबल है, वहां पर 15 से 25 वहां पर पाई जाती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या डिफरेंस है आप देखो। ये गाय की नहीं है, गाय के साथ साथ ये भैंस की भी है, भेड़ और बकरी। इनमें जो सर्वाइकल क्षेत्र की कोशिकाएं वो 7 होती हैं, थोरैसिक में 13, लंबर में 6, सैक्रल में 5 और ये हमने बात की थी चेंजेबल हैं, सबको एक रंज में हम यहाँ पर मान सकते हैं। हॉर्स में और डॉग में इन मतलब जो सर्वाइकल क्षेत्र की जो कशेरुकाएं हैं सभी में 7 पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है, चाहे गाय भैंस घोड़ा कोई भी हो। लेकिन जो मुर्गा एक ऐसा है कि जिसमें सर्वाइकल क्षेत्र की कोशिकाएं कितनी है? 14 है। ठीक है, लेकिन गाय भैंस में कितनी है? 7। थोरैसिक क्षेत्र की जो कशेरुकाएं हैं वो गाय भैंस में कितनी है? 13, जबकि घोड़े में कितनी है? 18 और डॉग में कितनी है? 13। लेकिन मुर्गे में ये सर्वाइकल क्षेत्र में आ गई 7। ठीक है, लंबर क्षेत्र में गाय में और घोड़े में दोनों में 6-6 हैं, लेकिन डॉग में कितनी हो गई? लंबर क्षेत्र में 7, सैक्रम में 5-5, लेकिन कुत्ते में कितनी है? 3। ठीक है, फाउल में सर्वाइकल क्षेत्र में 14 है, जबकि जो वक्षीय क्षेत्र है थोरैसिक है उसमें 7 हैं। और ये क्या हो गया? लंबर और सैक्रम, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पाई जाएंगी, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिनसैक्रम के नाम से, सिनसैक्रम। ठीक है, और पुच्छीय कशेरुकाएं जो 4 से 9 हैं, इसमें अंतिम पुच्छीय कशेरुकाएं जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइगोस्टाइल। तो ये यहां पर पाया जाता है। ठीक, तो ये बात होगी इससे संबंधित कि अलग अलग क्षेत्र की कशेरुकाएं संख्या में कितनी कितनी होती हैं। अब हम यहां पर बात करें पसलियों की संख्या की। केवल संख्या की बात कर रहे हैं अभी, बाकी डिटेल में बात करेंगे अभी और किस किस तरह से होती हैं। तो पसलियों की संख्या कितनी होगी? जितनी ये थोरैसिक क्षेत्र की कशेरुकाएं होंगी उतनी ही संख्या किसकी होगी? पसलियों की होती है जानवर में। तो यहाँ पर गाय भैंस की हम बात करें तो पसलियां कितनी रहेंगी? 13 जोड़ी। यहाँ पर जोड़ी शब्द यूज किया जाएगा पसलियों के लिए, यहाँ पर 18 जोड़ी। अगर संख्या पूछ लेता है तो जस्ट इसकी डबल हो जाएगी, 13 का 26 हो जाएगा, 18 का 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पसलियों के बारे में बात करें तो पसलियां जो हैं पसलियों की हम यदि बात करें तो इसका एक होता है प्रोक्सिमल एंड यानी निकटस्थ सिरा, प्रोक्सिमल एंड, और दूसरा होता है डिस्टल एंड, दूरस्थ सिरा। प्रोक्सिमल एंड पर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? इस पर हेड, नेक, ट्यूबरकल और आर्टिकुलर फैसेट, यानी संयोजी स्थल। ठीक है, ये पाए जाते हैं। और ये जो प्रोक्सिमल एंड है ये किससे जुड़ा रहता है? जुड़ेगा किससे? ये कशेरुकाओं से। किससे जुड़ेगा? कशेरुकाओं से।
कशेरुकाओं से जुड़ता है। और वहीं यदि हम डिस्टल एंड की बात करें तो डिस्टल एंड पर क्या चीज पाई जाती है, यहां पर क्या चीज उपस्थित होती है, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज उपस्थित होती है। और स्टर्नम से जुड़ता है। तो डिस्टल एंड किससे जुड़ता है, स्टर्नम से जुड़ता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसके बारे में, जैसे मान लो ये पसली है, इस तरह से कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये मान लो इसका हेड हो गया या नेक, और ये इसके आर्टिकुलर फैसेट हो गए। ये तो किससे जुड़ेंगे, कशेरुकाओं से। ये इसका हो गया प्रोक्सिमल एंड, और ये हो गया डिस्टल एंड। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, कोस्टल कार्टिलेज, ये किससे जुड़ेगा, स्टर्नम से। तो इस तरह से ये पसली होती है, दोनों तरफ, एक इधर की तरफ से आएगी, एक इधर की तरफ से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पसली के बारे में। अब ये जो पसलियां हैं इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है जुड़ने के आधार पर। स्टर्नम से जुड़ने के आधार पर इन पसलियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पसलियों के प्रकार की यदि हम बात करें, पसलियों के प्रकार तो 3 प्रकार की हैं। पहली हो गई वास्तविक, दूसरी अवास्तविक, और तीसरी हो गई तैरने वाली। अब इनके अलग अलग नाम है। वास्तविक को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल रिब, एक्सटर्नल रिब बोल देते हैं। और इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रू रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। और दूसरी है अवास्तविक, इनको हम एक्सटर्नल बोल देते हैं, या इनको बोल दिया जाता है फॉल्स रिब। और तैरने वाली को फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो होता क्या है, किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, कि मान लो ये क्या है, स्टर्नम है, ये इसके खंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो गए, इस तरह से मान लेते हैं हम। तो हमने बात की जो पसलियां पीछे की तरफ से जुड़ करके आ रही हैं कशेरुकाओं से, आगे की तरफ कहां करके जुड़ती हैं, स्टर्नम से आके जुड़ती हैं। लेकिन स्टर्नम से जब जुड़ती हैं तो इनके वहां पर क्या लगा रहता है, ये कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, यहाँ पर ये क्या हो गई, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा दो स्टर्नम के खंडों में आकर के ये बीच में जुड़ती हैं। मान लो ये इधर से हो गई, ये पहली जोड़ी पसली हो गई, यहाँ पर आकर के जुड़ गई। इस तरह से ये बीच बीच में आकर के जुड़ती जाएंगी। ठीक है, दो स्टर्नम के खंडों के बीच में इस तरह से ये अंत यहाँ पर आ गई और ये अंत में आ गई। ठीक है, तो जो पसलियां स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं इसके द्वारा, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, ये क्या कहलाएंगी, सभी वास्तविक पसली कहलाएंगी, एक्सटर्नल रिब्स कहलाएंगी, यानी स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, ट्रू रिब्स हैं, वास्तविक पसलियां हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। अब दूसरी प्रकार की जो पसलियां हैं वो कौन सी हैं, एक्सटर्नल रिब्स, यानी पसलियां पीछे से तो आ रही हैं और यहां इससे जुड़ी भी हुई हैं, किससे, स्टर्नम से, लेकिन इस स्टर्नम से डायरेक्ट आकर के नहीं जुड़ रही हैं। ठीक है, ये किसकी सहायता से जुड़ रही हैं, जो अंतिम पसली है उससे ये कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा जुड़ जाती हैं। ये इससे जुड़ी तो ये इससे जुड़ गई। अब और अलग से पसली आई एक और पीछे की तरफ से, वो इसी पसली से यहीं पर जुड़ गई, वो भी किसके द्वारा, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा जुड़ गई यहाँ पर। तो ये जो पसलियां, ऐसी पसलियां जो सीधे स्टर्नम से तो नहीं जुड़ रही, लेकिन अंतिम पसली की सहायता से
स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं। क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल रिब्स कहलाती हैं, फॉल्स रिब कहलाती हैं। यानी इनका जो एंड है, डिस्टल जो एंड है, वो फ्री नहीं रहता है। क्या है? जुड़ा हुआ है। किससे? स्टर्नम से। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। जो लास्ट वाली पसली है उसकी सहायता से जुड़ा हुआ है। जबकि एक्सटर्नल रिब्स में जो इनका डिस्टल एंड है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तीसरा है तैरने वाली पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। ये कौन सी होती हैं? इनका जो डिस्टल एंड है वो मुक्त रूप से यहां पर पाया जाता है, वो स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी पसलियों के बारे में। अब पसलियों के एक्सटर्नल रिब्स इसके आधार पर भी है क्लासिफिकेशन कि भाई गाय में कितनी जोड़ी पसलियां वास्तविक हैं या एक्सटर्नल रिब्स हैं, और कितनी जोड़ी जो पसलियां हैं वो एक्सटर्नल रिब्स हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो हमने बात की थी कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम में खंडों की संख्या गाय में कितनी थी? 7। ठीक है, और घोड़े में भी कितनी थी? 7। तो 7 में हम एक और जोड़ देंगे तो वो तो हो जाएगी वास्तविक पसलियों की संख्या। ठीक है, तो 7 और 1 8। तो गाय में वास्तविक पसलियां कितनी हो गई? यदि हम गाय की बात करें तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब गाय में टोटल कितनी पाई जाती हैं? 13 जोड़ी। ठीक है, तो बची कितनी 8 के बाद? 5। तो 5 कैसी हो गई? अवास्तविक। ठीक है, और इसी तरह से हम बात करें कि जो कुत्ता है, डॉग है, डॉग में कितने खंड थे? 8। तो उसमें 8 और 1 9 हो जाएंगी। कैसी? वास्तविक पसलियां। और अवास्तविक कितनी हो जाएंगी? उसमें जो खंडों की संख्या थी वो 13 थी, बाकी की 9 के बाद 4 बची, तो 4 कैसी हो गई? एक्सटर्नल। और दूसरा है घोड़ा। घोड़े के बारे में भी देखो, घोड़े में कितनी पाई जाती हैं? टोटल 18 जोड़ी होती हैं। ठीक है, घोड़े में 8 तो कैसी हो जाएंगी? एक्सटर्नल रिब्स हो जाएंगी, और 10 कैसी हो जाएंगी? 10 जोड़ी एक्सटर्नल रिब्स हो जाएंगी। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, गाय में कितनी है? 8 हैं वास्तविक पसलियां, जबकि असत्य कितनी हो गई? 5। तो 8 5 13। जबकि स्टर्नम के खंडों की संख्या कितनी है गाय में? लिख लेते हैं, टर्नेबरी। टर्नेबरी कितनी है? गाय में 8 हैं। ठीक है, घोड़े में भी, सॉरी 7 आ जाएंगे, 7 और 7, और यहाँ पर कितनी है? 8। ठीक है, तो क्योंकि एक पसली ज्यादा रहेगी गाय में, तो सत्य पसलियां कितनी हो गई? 8। और टोटल कितनी पाई जाती हैं इसमें? 13। टोटल पसलियां कितनी है? पसलियां गाय में 13 जोड़ी। ठीक है, और इसमें घोड़े में कितनी है? 18 जोड़ी। और इसमें भी कुत्ते में कितनी है? 13 जोड़ी। ठीक है, इस 13 जोड़ी में से 8 तो वास्तविक हो गई और 5 अवास्तविक हो गई। क्योंकि 8 क्यों हुई? क्योंकि 7 स्टर्नम है तो एक ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा आकर के जुड़ जाती है नीचे। और घोड़े में 8 वास्तविक पसलियां और 10 अवास्तविक पसलियां, क्योंकि टोटल 18 जोड़ी हैं। कुत्ते में टोटल 13 जोड़ी हैं, 13 में से 9 कैसी हो गई? सत्य पसलियां, क्योंकि 8 खंड कैसे हैं? स्टर्नम। तो 8 के नीचे एक और आके जुड़ेगी, तो इसलिए 9 पसलियां कैसी हो जाएंगी? वास्तविक हो जाएंगी, जो कि स्टर्नम से जुड़ रही हैं, और बाकी की 4 कैसी रहेंगी? अवास्तविक, जो कि स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, अब यहीं पर जो एक अनसीनेट प्रवर्ध होता है, जो किसमें पाया जाता है? मुर्गे में पाया जाता है। लेकिन कौन कौन सी पसलियों में पाया जाता है? ये 2 से लेकर के 6वें नंबर की जो पसली है उसमें ये पाया जाता है। कौन सा? अनसीनेट प्रवर्ध पाया जाता है। अब जो गाय है और घोड़ा है, अब इनमें से ये पूछा जाता है कि कौन सी पसली सबसे ज्यादा लंबी है, सबसे ज्यादा चौड़ी है। ठीक है, यदि हम गाय की बात करें तो 8वें 9वें और 10वें, जो 13 जोड़ी पसलियां हैं उनमें से 8वें नंबर की पसली, 9वें नंबर की पसली और 10वें नंबर की पसली, ये तीनों जो जोड़ी की पसलियां हैं ये सबसे लंबी होती हैं और सबसे चौड़ी होती हैं। क्योंकि जो केज बना रही हैं ये ज्यादा घुमाव लेकर के आ रही हैं, लंबाई में ज्यादा हो गई और चौड़ाई भी इनकी जो है वो ज्यादा
होती है। किसमें? गाय के अंदर। कौन सी? 8वें, 9वें और 10वें। वहीं घोड़े की बात करें तो घोड़े में जो 6वें नंबर की पसली है वो तो सबसे चौड़ी होती है, लेकिन 11वें नंबर की जो पसली है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में? पसलियों के बारे में। तो यहां पर अब ऐसी कोई चीज रही नहीं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ रह गई हो। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल से संबंधित जो भी हमारा लिटरेचर है वो यहां पर कंप्लीट होता है। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे अब एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है,